तो आज हम शुरू करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, इसके अंदर हम ब्रीदिंग गैसेस एक्सचेंज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं तो ओल्फैंसो कर्टाई के बारे में, तो इन्होंने क्या कहा था कि जो बेसलर मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर जो कोक्लिया होती है वहाँ कुछ हेयर प्रेजेंट होते हैं। वो हेयर क्या करते हैं, जो साउंड वाइब्रेशन है उसको नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, हम बात करते हैं ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना और ऑक्सीजन को अंदर लेना। अच्छा, इसका मेन रीजन क्या होता है, मेन कारण क्या होता है ब्रीदिंग करने का? तो ब्रीदिंग करने का मेन कारण ये होता है कि जो रेस्पिरेशन होता है इसमें ग्लूकोज मालिक्यूल या और भी फूड मालिक्यूल जो होते हैं उनको अपन तोड़ के उससे एनर्जी रिलीज करते हैं, तो उसमें इनडायरेक्टली जो होती है ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है, तो और CO2 का फॉर्मेशन होता है। तो उसी ऑक्सीजन को बॉडी में ले जाने के लिए हमें ब्रीदिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो ब्रीदिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के अंदर, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप के होते हैं। ये डिपेंड करता है उनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर और उनके हैबिटेट के ऊपर। हम जैसे बात करते हैं लाइक इनवर्टिब्रेट्स, स्पोंज, सीलेंट्रेटा, फ्लैटवर्म, इन सब के अंदर जो होता है वो जनरल बॉडी सरफेस के जरिए सिंपल डिफ्यूजन की तरह हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं अर्थवर्म के ऊपर, तो अर्थवर्म के जो ऊपर मॉइस्ट क्यूटिकल की स्किन होती है, तो उसके डिफ्यूजन में भी ऑक्सीजन डिजॉल्व स्टेट में स्किन के अंदर आ जाती है और वो रेस्पिरेशन हो जाता है। ऐसे आता है ट्रेकियल जो होता है, ट्रेकियल टाइप का जो रेस्पिरेशन होता है वो इंसेक्ट के अंदर होता है। और गिल्स जो होते हैं उनके अंदर वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर एक होती है, गिल्स वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर होती है, जैसे फिशेस के अंदर हो जाती है या फिर एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स के अंदर हो जाती है। ठीक है, ऐसा लंग्स है, इसे पल्मोनरी वेंटिलेशन बोल देते हैं। पल्मोनरी वेंटिलेशन लंग्स जो कि ह्यूमन वूमन के अंदर भी पाया जाता है, हम लोगों के अंदर लंग्स ही पाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं vertebrate fishes uses gills where amphibia and reptiles, birds, mammals respire through lungs. Amphibia like frog can respire through moist skin. जो एम्फीबिया है, फ्रॉग जो है, फ्रॉग तो भैया लंग्स भी होता है, फ्रॉग के पास मॉइस्ट स्किन भी होता है और बक्कोफेरेंजियल कैविटी भी होता है, तीनों तरीके से रेस्पायर कर सकता है। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से ओपनिंग जो होती है वो नोजल चैम्बर में जाती है, नोजल चैम्बर से फेरिंग्स में जाती है और फेरिंग्स से लैरिंग्स से होते हुए ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से इनिशियल ब्रोंक्यूल, इनिशियल ब्रोंक्यूल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल से एल्वेलाई एम्पला, एल्वेलाई एम्पला से एल्वेलाई के अंदर। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करते हैं तो ट्रेकिया से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक क्या होता है कि एक रिंग्स होती है कार्टिलेजिनस की। ठीक है, वो इनकम्प्लीट रिंग्स होती है जो कि क्या करती है, सपोर्ट करती है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं एल्वेलाई जो होता है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। एल्वेलाई जो है वो मेन डिफ्यूजिंग पार्ट होता है। अगर हम बात करते हैं लैरिंग्स, तो लैरिंग्स का काम होता है साउंड प्रोडक्शन काम कराता है। अगर हम बात करते हैं इपिग्लॉटिस, एक टर्म होता है जो कि एक कवरिंग का काम करता है, कि इसको ग्लॉटिस को कवर कर देता है, किस टाइम पे डीग्लूटेशन या सोलोइंग के टाइम पे ग्लॉटिस को कवर कर देता है, कौन सा, इपिग्लॉटिस। ठीक है, आगे हम चलते हैं तो जो एक कंडक्टिंग पार्ट होता है, एक एक्सचेंज पार्ट होता है, कंडक्टिंग पार्ट और एक एक्सचेंज पार्ट। तो जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक का पार्ट होता है वो होता है कंडक्टिंग पार्ट्स। वो क्या करता है कि एयर को एटमॉस्फेयर से लेके और हमारे एल्वेलाई तक पहुंचाने के लिए कंडक्ट कराता है, ट्रांसफर करता है। उसका 3 काम होता है, वो क्लेरिफाई कर देता है, क्या, एयर को क्लेरिफाई कर देता है, किससे, फॉरेन पार्टिकल से, उसका ह्यूमिडिफाई कर देता है, मतलब उसको ह्यूमिडिफाई कर देता है, और वो जो एयर का टेम्परेचर है उसको बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से लेके आता है, मतलब मेंटेन करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं डिफ्यूजन पार्ट का, तो डिफ्यूजन पार्ट या एक्सचेंज पार्ट जो होता है वो एक्चुअल डिफ्यूजन होता है। वहाँ पर वह ऑक्सीजन और CO2 का एक्चुअल डिफ्यूजन होता है, किसके बीच में, बिटवीन ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जो लंग्स होता है वो एनाटॉमिकली थोरेसिक चैम्बर, जो लंग्स जो है वो सिचुएटेड होता है कहाँ, सिचुएटेड होता है कहाँ पे, थोरेसिक चैम्बर, जो कि थोरेसिक चैम्बर क्या है, एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर है। थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म्ड बाय द डोर्सली क्या होता है, वर्टिब्री से वेंट्रली होता है, स्टर्नम से लेटरली होता है, रिब्स से, और लोअर साइड से होता है एब्डोमेन से। ठीक है, एब्डोमेन जो कि जनरली डोम शेप का होता है, कंट्रैक्शन के दौरान एब्डोमेन फ्लैट हो जाता है। ठीक है, हम अगर आगे चलते हैं तो जितना चेंज हम थोरेसिक चैम्बर के अंदर करते हैं वो डायरेक्टली उसका रिफ्लेक्ट कहाँ जाता है, लंग्स के अंदर। ठीक है, थोरेसिक चैम्बर में जो रिफ्लेक्ट करेंगे वो हमारे लंग्स के अंदर जाएगा और वो लंग्स के ऊपर सेम टू सेम इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, हम कोई लंग्स के अंदर चेंजेस नहीं कर पाएंगे। हम जो अगर अपने लंग्स के वॉल्यूम घटाना या बढ़ाना होगा तो हम उसमें उसके लिए थोरेसिक चैम्बर या थोरेसिक चैम्बर के अंदर ही चेंज करेंगे और वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा किसके ऊपर, लंग्स के ऊपर। ठीक है, अब हम डायरेक्टली अल्टर नहीं कर सकते हैं, किससे,
लंग्स से, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कुछ रेस्पिरेशन के कुछ स्टेप जो हैं वो इन्वॉल्व, सबसे पहले होती है ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय व्हिच एटमॉस्फेयर। ब्रीदिंग का मतलब यह है कि एटमॉस्फेयर से जो एयर है वो हमारे लंग्स के अंदर जाती है और हमारे लंग्स के अंदर से जो CO2 है वो बाहर निकलती है, ठीक है। डिफ्यूजन होता है, सबसे पहले डिफ्यूजन कहाँ होता है, एल्विलर के मेम्ब्रेन के ऊपर, एल्विलाई और ब्लड के बीच में मेम्ब्रेन होता है। फिर जो ब्लड के अंदर गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है अलग अलग टिश्यू लेवल तक जाता है, उसे ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। फिर ऑक्सीजन और CO2 का डिफ्यूजन फिर से होता है, वो कहाँ होता है, ब्लड और टिश्यू के बीच में होता है। और फिर जब वो ऑक्सीजन टिश्यू के पास पहुंच जाती है तो वो रेस्पिरेशन करके ग्लूकोज मालिक्यूल या फिर और जो कैटाबॉलिक रिएक्शन करके जो रिजल्टेंट है वहाँ CO2 रिलीज कर देती है और ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन कर लेता है, उसे सेलुलर रेस्पिरेशन बोलेंगे, ठीक है। अगर आगे हम डिटेल में चलें तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में बात करें तो एक होता है इंस्पायरेशन, एक होता है एक्सपायरेशन। जब एटमॉस्फेयर में गैस की पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगी तो और लंग्स के अंदर कम होगी तो जनरली ऑक्सीजन तो गैस जो है वो लंग्स के अंदर जाएगी, ठीक है। एज कंपेरिजन टू एक होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो जब ज़्यादा होगा और लंग्स के अंदर प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, गैस अंदर जाएगी। और ऐसे ही जब लंग्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा मतलब लंग्स का वॉल्यूम कम हुआ कंट्रैक्ट होके, ठीक है, तो प्रेशर बढ़ गया अंदर और बाहर एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम है तो हवा बाहर निकल जाएगी, ठीक है। ये था इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। अब अगर बात करते हैं कौन सा प्रोसेस एक्टिव होता है कौन सा प्रोसेस पैसिव होता है, तो इंस्पायरेशन जो है एक्टिव प्रोसेस है, एक्सपायरेशन जो है वो पैसिव प्रोसेस है। बल्कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन और फोर्सफुल इंस्पायरेशन दोनों कैसे प्रोसेस होते हैं, एक्टिव प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो सिर्फ एक्सपायरेशन ही कैसा प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है। अगर हम बात करते हैं जो नेगेटिव प्रेशर होता है वो लंग्स के अंदर रिस्पेक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। जब नेगेटिव प्रेशर लंग्स के अंदर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में तो हवा अंदर जाती है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें तो कुछ मसल्स वर्क करती हैं जो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में मदद करती हैं। तो इंस्पायरेशन में मसल्स होती है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है, और कुछ रिब्स की मसल्स होती हैं, डायाफ्राम भी मदद करता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इंस्पायरेशन के अंदर कौन सी मसल्स हेल्प करती हैं तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। एक्सपायरेशन में कौन सी करती हैं, वो भी एक्सपायरेशन में भी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स करती हैं। बट जब आती है बात फोर्सफुल के बारे में, जब फोर्सफुल की बात आती है तब इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स भी हेल्प करती हैं, ठीक है। जब लंग्स के अंदर कंट्रक्शन हो जाता है तो मतलब डायफ्राम के अंदर कंट्रैक्ट होता है तो वो फ्लेट हो जाता है और फ्लेट हो जाता है तो चैम्बर बढ़ जाता है, किसका, लंग्स का। और जब लंग्स का चैम्बर बढ़ जाएगा, लंग्स का जब चैम्बर बढ़ जाएगा तो प्रेशर उसके अंदर घट जाएगा, फिर हवा क्या होगी, अंदर आएगी। जब फिर रिलैक्स होगा तो वो आर्क शेप का हो जाएगा यानी कि डोम शेप का हो जाएगा, फिर हवा बाहर निकल जाती है, एक्सपायरेशन हो जाता है। यहाँ पे एक फिगर दिखाएगा कि जब इंस्पायरेशन होता है तब क्या होता है कि हवा अंदर आती है एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर, तब क्या कहते हैं कि वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज होता है जिससे प्रेशर अंदर कम हो जाता है। डायाफ्राम जो होता है वो कंट्रैक्ट होकर कैसा हो जाता है, प्लेट शेप का हो जाता है और रिब्स जो स्टर्नम जो है वो ऊपर की तरफ उठ जाती है हल्का सा, ठीक है। एक्सपायरेशन में ये दिखाया गया है कि ये सारे अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाते हैं और डायाफ्राम वापस से रिलैक्स होकर आर्क शेप का हो जाता है और वॉल्यूम थोरेसिक चैम्बर जो होता है वो भी डिक्रीज होता था और वॉल्यूम जो लंग्स का वो भी डिक्रीज हो जाता था, थोरेक्स का भी वॉल्यूम डिक्रीज होता था जिससे प्रेशर बढ़ जाता था और हवा एटमॉस्फेयर में निकल जाती थी। अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी कैपेसिटी और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के अंदर, तो अगर बात करते हैं रेस्पिरेटरी कैपेसिटी की तो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी में सबसे पहले बात करें टाइडल वॉल्यूम की, तो टाइडल वॉल्यूम हवा का वह वॉल्यूम होता है जब हम नॉर्मली एक पर्सन नॉर्मली इंस्पायर और एक्सपायर करता है, लगभग कितना ml होता है, 500 ml होता है। तो हेल्दी पर्सन कैन इंस्पायर या और एक्सपायर अप्रॉक्सीमेटली 6000 से 8000 ml पर मिनट, क्योंकि वो एक टाइम में 12 से 16 बार ब्रीद करता है, ठीक है। तो टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml। फिर आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो ये एडिशनल वॉल्यूम ऑफ ईयर ए पर्सन कैन इंस्पायर, ठीक है। ये कितना होता है, 2500 से 3000 होता है, 2500 से 3000 होता है, ठीक है। मतलब 2500 से 3000 या फिर 3000 होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बारे में तो ये पर्सन तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ ईयर ए पर्सन कैन एक्सपायर, ठीक है, कितना होता है 1100 से 1000 से 1100 ml, 1000 से 1100 ml। अगर हम बात करते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम वह वॉल्यूम होता है जो लंग्स के अंदर रह जाता है आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी, मतलब फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद भी हम इसको वॉल्यूम को बाहर नहीं निकाल पाते हैं। इसका वॉल्यूम का अमाउंट कितना होता है, 1100 से 1200 ml ही होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यह वह वॉल्यूम है जो स्पायरोमीटर से या फिर क्लिनिकली हम डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं और ये बहुत सारी हेल्प करता है हमको, कैन ड्राइव वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटीज़, ये बहुत सारी वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटी ड्राइव करने में मदद करता है। अगर हम बात करते हैं अब कैपेसिटी के बारे में तो इंस्पायरेशन कैपेसिटी क्या होती है कि टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम को अगर जोड़ दिया जाता है तो
इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बन जाती है, मतलब टोटल कितनी वॉल्यूम जो है पर्सन कैन इंस्पायर कर सकता है, ठीक है, आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद। अगर कोई बंदा नॉर्मली एक्सपायरेशन करता है उसके बाद टोटल कितना वॉल्यूम वो इंस्पायर कर सकता है। अच्छा, अगर बात करते हैं कोई बंदा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, अगर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी तो टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि टोटल वॉल्यूम ऑफ ईयर पेन पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, एक बंदा जो है वो नॉर्मल इंस्पायरेशन करता है तो वो टोटल कितना वॉल्यूम जो है वो एक्सपायर कर पाएगा, ठीक है। तो वो होता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अब फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम यानी कि FRC जो होता है वो जो हवा है नॉर्मली इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन होता रहता है, ठीक है। तो उसके बाद कितनी हवा जो उसके लंग्स के अंदर बचती है, ठीक है। लाइक कि रेजिडुअल वॉल्यूम तो निकलता ही नहीं है, ERV भी रह जाता है, ठीक है, क्योंकि वो नॉर्मली एक्सपायरेशन करता है, ठीक है। तो ERV प्लस RV कितना हो जाता है, FRC कहलाता है। ERV प्लस RV क्या है, FRC है। अगर हम बात करते हैं वाइटल कैपेसिटी के बारे में, तो वाइटल कैपेसिटी के अंदर ERV प्लस RV प्लस TV, मतलब जो वॉल्यूम, तो रेजिडुअल वॉल्यूम को छोड़ दो, यानी कि जो वॉल्यूम घटता बढ़ता है, ऊपर नीचे हो सकता है, फिर बाहर जा सकता है, अंदर आ सकता है। ए पर्सन मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन ब्रीद आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, कोई बंदा है वो फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर पाता है तो उसके बाद जितनी मैक्सिमम हवा वो ब्रीद करके अंदर ले सकता है उसको क्या बोल देंगे हम, वाइटल कैपेसिटी। या फिर कोई बंदा है वो नॉर्मली जितना इंस्पायर कर लेता है, फोर्सफुली इंस्पायर करने के बाद जितना वो वॉल्यूम एक्सपायर कर पाए उसको क्या बोल देंगे हम, वाइटल कैपेसिटी। अगर हम बात करें टोटल लंग कैपेसिटी, तो टोटल लंग कैपेसिटी मतलब जितने भी वॉल्यूम टाइप की चीज़ें हैं सबको जोड़ देते हैं आपस में और सबको जोड़ के एक साथ क्या कर देंगे, टोटल लंग कैपेसिटी बन जाएगी, जिसमें ERV, IRV और TV और RV सबको जोड़ देंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि वाइटल कैपेसिटी जो थी अगर उसमें हम रेजिडुअल वॉल्यूम को जोड़ दें, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम को जोड़ दें तो बन जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी। यहाँ से क्वेश्चन घुमा फिरा के बना लिया जाता है और चांसेस है कि इस बार क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आने का चांसेस है। अगर बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज, तो गैसेज का प्राइमरीली एक्सचेंज होता है वो एल्वलाई में होता है, ठीक है, एल्वलाई और ब्लड में। और देन फिर गैसेज का एक्सचेंज एक जगह और होता है जहाँ पर क्या होता है, ब्लड और टिश्यू के अंदर भी होता है, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड किस पे करता है, गैसेज का एक्सचेंज क्योंकि डिफ्यूजन से होता है तो ये डिपेंड करता है प्रेशर, किसके प्रेशर के ऊपर और कंसंट्रेशन के ऊपर। तो ये गैसेज के प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है और कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, और ये जो मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़ करती है उसके थिकनेस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो सॉल्युबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी जो है और CO2 की सॉल्युबिलिटी में अगर तुलना करते हैं तो CO2 की सॉल्युबिलिटी 20 से 25 टाइम ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू ऑक्सीजन, ठीक है। CO2 की सॉल्युबिलिटी 20 से 25% ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू ऑक्सीजन। अगर हम बात करते हैं प्रेशर कंट्रीब्यूशन में, तो अगर इन सभी गैसेस का अगर मिक्सचर के अंदर प्रेशर लेते हैं, ठीक है, तो इंडिविजुअल गैस का मिक्सचर के अंदर प्रेशर लेते हैं तो उसे पार्शियल प्रेशर से लिख सकते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन का लिखेंगे तो PO2 लिख देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड का लिखेंगे तो PCO2 लिख देंगे, मतलब पार्शियल प्रेशर लिख देंगे, ठीक है। हम आगे चल के बात करते हैं तो एक टेबल दे रखा है NCERT में जिसमें सबका पार्शियल प्रेशर दिखाया गया है। तो अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में 149 होता है, 159 होता है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में 159 होता है और एल्वलाई के अंदर 104 mmHg होता है। ये जो भी प्रेशर बता रहा हूँ वो सारे mmHg में मापे गए हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ब्लड के अंदर यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी अशुद्ध ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जो होता है 40 mmHg होता है और शुद्ध ब्लड के अंदर यानी 95 mmHg होता है, किसके अंदर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, और टिश्यू के अंदर भी 40 होता है। अगर हम बात करते हैं CO2 के बारे में, तो एटमॉस्फेयर में 0.3 mmHg होती है एटमॉस्फेयर के अंदर क्या, CO2। एल्वलाई में होती है 40 mmHg यानी कि 40 mmHg, और ब्लड जो होता है यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि अशुद्ध ब्लड जो होता है उसमें 45 mmHg होता है, 45 mmHg होता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 40 mmHg होता है यानी कि 40 mmHg होता है, और टिश्यू के अंदर 45 यानी कि 45 mmHg होता है, ठीक है। ये याद करना था आपको, बहुत ज़रूरी था। अगर हम आगे चलते हैं तो ये यहाँ पर ये भी लिखा है कि पल्मोनरी जो वेन होती है यानी कि सिस्टमिक वेन होती है, पल्मोनरी वेन या सिस्टमिक वेन जो होती है उसके अंदर ऑक्सीजन जो होता है वो 95 होता है, और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा भैया, 40 ही हो जाएगा क्योंकि वो अशुद्ध ब्लड लेके जाती है, ठीक है। अगर हम फर्दर चल के बात करते हैं तो यहाँ पे दिखाया गया है कि जो एल्वलाई के ऊपर गैसेस का डिफ्यूजन होता है, मेनली उसमें 3 लेयर काम करती हैं। एक होती है एल्वलाई की वाल जो कि किसके बनी होती है, स्क्यूमस एपिथेलियम की, और दूसरा होता है बीच में उसके दूसरी वाल जो है वो होती है ब्लड की, उसका बोलते हैं इंडोथीलियम, और इन दोनों वाल के बीच में एक सब्सटेंस भरा होता है, बेसमेंट सब्सटेंस। अच्छा, बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होती है लेकिन वो किडनी से रिलेटेड है, लेकिन बेसमेंट सब्सटेंस किससे रिलेटेड है, एल्वलाई से अंदर, ठीक है। तो बात करते हैं भैया एल्वलाई। अब इसके बाद जब डिफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है,
फिर क्या कराना पड़ेगा अपने को, गैसेस का ट्रांसपोर्ट कराना पड़ेगा। डिफ्यूजन हो जाएगा उसके बाद अपने को क्या कराना पड़ेगा, गैसेस का ट्रांसपोर्ट कराना पड़ेगा। अब गैसेस के ट्रांसपोर्ट में अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन जो होता है वो मेनली 97% ट्रांसफर होता है किसके ट्रांसपोर्ट होता है किसके जरिए, आरबीसी के जरिए, ठीक है। और जो 3% होता है, जो 3% बच जाता है वो डिजॉल्व स्टेट इन प्लाज्मा के थ्रू हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं CO2 की तो 20 से 25% ही ट्रांसपोर्ट हो पाता है किसके जरिए, आरबीसी के जरिए। और 70% जो है वो एज ए बाइकार्बोनेट आयन के जरिए होता है। और लगभग 7% ही किसके जरिए होता है, डिजॉल्व स्टेट इन प्लाज्मा, ठीक है। कौन सा, CO2। तो CO2 20 से 25% आरबीसी के जरिए, 70% कार्बोनेट के जरिए, बाइकार्बोनेट के जरिए, और 7% डिजॉल्व स्टेट इन प्लाज्मा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए सबसे ज़्यादा आरबीसी के जरिए होता है। तो अगर हम बात करते हैं तो आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक रेड कलर कंटेनिंग पिगमेंट होता है जिसके पास में आयरन, जिसके पास आयरन होता है Fe+2 के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक हीमोग्लोबिन जो है वो 4 मॉलिक्यूल बाइंड करता है। अगर किसके, ऑक्सीजन के। अगर हम बात करते हैं तो एक हीमोग्लोबिन कितने एटम बाइंड कर लेंगे ऑक्सीजन के, तो 8 एटम बाइंड कर लेंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बॉन्ड बनने से क्या बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने की फेवरेबल कंडीशन क्या होती है कि वहाँ पे ऑक्सीजन की अमाउंट जो होती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होना चाहिए, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए, पीएच जो होता है ज़्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर जो है कम होना चाहिए, ठीक है। अब एक ग्राफ दिखाया गया ऑक्सीजन सेचुरेशन के बीच में और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है। अगर CO2 ज़्यादा हो गया तो ये सेचुरेशन जो होगा कम होने लगेगी, ठीक है। मतलब बॉन्ड जो है कम बनने लगेगा, हीमोग्लोबिन के साथ में जो बॉन्ड बन रहा था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा था, वो कम बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसमें ग्राफ में अगर लेफ्ट और राइट शिफ्ट करने की बात करते हैं, जैसे ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगा, CO2 कम हो जाएगा, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, पीएच जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, मतलब जल्दी जल्दी सेचुरेशन आने लगेगा, मतलब जल्दी जल्दी बॉन्ड बनने लगेंगे, ठीक है। बट अगर ये चीज़ें उल्टी हो जाती हैं, लाइक कि ऑक्सीजन कम हो जाता है, CO2 ज़्यादा हो जाता है, तो ये सेचुरेशन बहुत देर होने लगेगा, मतलब कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने की जगह टूटने लगता है, ठीक है। हम आगे अगर बात करते हैं तो ये कंडीशन आती कि हाँ जिससे कि बॉन्ड बने, तो ये एल्वेलाई के अंदर कंडीशन होती है। एल्वेलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा होता है और CO2 कम होता है। एल्वेलाई के अंदर ऑक्सीजन 104 था और CO2 40 था, हमने आपको पता रखा था, भी याद करवाया था, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं आगे चल के तो every 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। मतलब 100 ml अगर ब्लड है तो सिर्फ 5 ml ही ऑक्सीजन डिलीवर करता है। अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो आरबीसी के जरिए सिर्फ 20 से 25% होता है। वो बनाता क्या, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाता है। और मेनली जो होता है वो किससे डिपेंड करता है कि भैया 70% एज ए बाइकार्बोनेट आयन के जरिए होता है। तो अगर हम बात करते हैं कि जो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन होता है उसके बनने के लिए कौन सी रीजन ज़्यादा जरूरी होता है, टिश्यू के अंदर सबसे पहली बात तो बनता है ये, ठीक है। और टूटता कहाँ है, जाके एल्वेलाई के अंदर, ठीक है। तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनता है टिश्यू के अंदर। टिश्यू के अंदर क्या होता है, CO2 ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन कम होता है, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कम होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर वर्क होता है और वहाँ पर CO2 की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो हमें CO2 को बाहर भेजना होता है और ऑक्सीजन को वापस लाना होता है, इसीलिए सारा प्रोसेस हमें कराना पड़ता है भैया। तो टिश्यू के अंदर CO2 ज़्यादा, ऑक्सीजन कम, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है और तुम्हें याद रखना चाहिए। अगर हम बात करते हैं CO2 और कार्बामिनो हीमोग्लोबिन टेक्स प्लेस, ठीक है, तो ये हो जाता है। अब हम बात करते हैं अगर आगे चले तो एल्वेलाई के अंदर क्या होता है, डिलीवर होकर वहाँ पे ये बॉन्ड टूट जाता है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन वाला बॉन्ड टूट जाता है और CO2 रिलीज हो जाता है। अच्छा, अगर बात करें आरबीसी के अंदर, तो आरबीसी जो होती है वो एंजाइम के सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन को कंसीडर करती है, वो रखती है, जिसका नाम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस प्लाज्मा में भी नहीं पाई जाती, लेकिन बहुत माइन्यूट अमाउंट में प्लाज्मा में पाई जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा अमाउंट में कहाँ पाई जाती है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है ये आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या करती है कि जो CO2 है और पानी को मिला के कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या करती है, H2CO3 बना देती है। मतलब ये बाइकार्बोनेट आयन में कन्वर्ट कर देती है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ऐसा नहीं है कि एक बार बन गया तो फिर हम इसे तोड़ नहीं सकते हैं। ऐसे ही जब CO2 का आरबीसी से बॉन्ड बना था तो वो भी रिवर्सिबल था, वो भी टूटता था और बनता था, मतलब रिवर्सिबल था। ऐसे ही ऑक्सीजन का और हीमोग्लोबिन का बनता, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, वो भी रिवर्सिबल ही था, ऐसा नहीं था, परमानेंट नहीं था, ठीक है। तो फिर इसके जरिए बाइकार्बोनेट बन जाएगा और फिर वो जाके प्लाज्मा के जरिए जाते जाते वो भी एल्वेलाई के साइड में जाके फिर CO2 में बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे CO2 कम होता है तो वहाँ पे डिफ्यूज होना रहता है, ठीक है। हम अगर बात करते हैं कि एल्वेलाई जो है
एल्वेलाई में ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है तो CO2 जाके एल्वेलाई में डिफ्यूज़ हो जाएगा और ऑक्सीजन CO2 से ऑक्सीजन जो था वो एल्वेलाई से टिश्यू में जाके डिफ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये उल्टा होता है, ठीक है, कैसा, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, मतलब ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू की तरफ जाएगा और CO2 जो है वो एल्वेलाई की तरफ जाएगा। अगर बात करें तो एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन ट्रांसपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 4 ml ऑफ द CO2 टू द एल्वेलाई, ठीक है। हम बात करते हैं रेगुलेशन के बारे में, तो ब्रीदिंग में जो रेगुलेशन वाली मैकेनिज्म होती है तो उसमें सबसे पहले आता है कि ब्रीदिंग की जो रेट को मॉडरेट कर सकता है उसे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोलते हैं, जो कि बॉडी के डिमांड के हिसाब से उसे मेंटेन करता है और ये एक न्यूरल सिस्टम के मैकेनिज्म से मेंटेन करता है। अगर हम बात करें, ये एक स्पेशलाइज्ड सेंटर पाया जाता है, जिसे कहाँ पे पाया जाता है, वो मेडुला रीजन ऑफ ब्रेन में पाया जाता है, जिसे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोलते हैं, जो कि प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होता है किसके अंदर, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग के लिए, ठीक है। अगर एक अनदर रेस्पिरेटरी सेंटर पाया जाता है पोन्स जो कि पोन्स रीजन में पाया जाता है, जिसका नाम होता है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर्स। अच्छा, कोई भी सिग्नल अगर न्यूरल सिग्नल है वो रिड्यूस कर देगा क्या, अगर कोई सिग्नल जा रहा है रेस्पिरेटरी रिदम के पास तो रिड्यूस कर देगा ब्रीदिंग की ड्यूरेशन को, ठीक है, जिससे और जल्दी कराने लगेगा। तो भैया इससे जो है वो कंट्रोल कर लेगा। लाइक ऐसे अचानक से कोई कंडीशन आती है, कोई फाइट करता है, फिर कोई रनिंग करता है, तो उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ने लगेगी क्योंकि CO2 ज़्यादा बनेगा, तो उस टाइम पे उसका इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का जो ड्यूरेशन है वो कम कर देगा, जल्दी सांसें लेने लगेगा वो, ठीक है, जल्दी ब्रीदिंग करने लगेगा, ठीक है। हम बात करें कीमोसेंसिटिक एरिया जो होते हैं वो ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, CO2 और हाइड्रोजन कंसनट्रेशन के लिए, ऑक्सीजन का उसमें कोई रोल नहीं होता, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इनका जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं वो रेस्पिरेटरी मॉडरेशन होता है, यानी कि कीमोसेंसिटिक एरिया है जो उसके रिसेप्टर पाए जाते हैं वो एरोटिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी के अंदर पाए जाएंगे, और जैसे ही वहाँ पर CO2 और हाइड्रोजन कंसनट्रेशन के सिग्नल्स मिलेंगे वो तुरंत रिदम सेंटर को इमीडिएट बता देंगे भैया कि कोई तो कांड हो रहा है, जो करना है वो कर लो अब। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट एनसीईआरटी के लिए, यानी कि मतलब ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं डिसऑर्डर्स, तो डिसऑर्डर में सबसे पहले आता है अस्थमा। अस्थमा क्या करता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग काजिंग इन्फ्लामेशन इन द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। इम्फाइजमा के अंदर क्या होता है कि सरफेस एरिया जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है क्योंकि एल्वेलाई की वाल डैमेज हो जाती है, किसके अंदर, इम्फाइजमा के अंदर। इम्फाइजमा मेनली सिगरेट पीने की वजह से होता है, और अस्थमा तो मैक्रोसिटीज़ में बहुत सारा देखने को मिल जाता है। हम बात करें ऑक्यूपेशनल, अगर लंग डिसीज या ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसीज के अंदर, तो ये क्या होता है कि जो लोग इंडस्ट्री में लाइक ग्राइंडिंग या स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वहाँ पे स्टोन के कण धूल जो होते हैं, छोटे छोटे कण जो होते हैं वो लंग्स के अंदर जाने लगते हैं, और वो लंग्स के अंदर जाने के बाद में वो क्या कर देते हैं, फाइब्रोसिस जनरेट कर देते हैं, तो वो लीडिंग कर देते हैं फाइब्रोसिस को। पॉलीफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू उसके अंदर हो जाता है, मतलब पॉलीफरेशन होता है फाइब्रस टिश्यू का, वो ग्रो कर जाते हैं, जिससे कि उनका सीरियस लंग डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे वर्कर्स को कहा जाता है भैया कि तुम वहाँ अगर काम करते हो तो तुम मास्क पहन के रखो, जिससे तुम्हारी बॉडी में प्रोटेक्शन रहे, बॉडी में जो लंग्स है उसके अंदर जो कण है छोटे छोटे वो जाने से प्रोटेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो उन्हें मास्क पहनने के लिए सुझाव देना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि एक बीमारी और है निमोनिया, जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के जरिए होता है, तो निमोनिया के अंदर क्या होता है कि जो एल्वेलाई है उसके अंदर फ्लूइड फील्ड हो जाएगा, ठीक है, फिर सरफेस एरिया कम हो जाएगा, एल्वेलाई के अंदर फ्लूइड फील्ड हो जाएगा तो म्यूकस टाइप का बन जाएगा, तो फिर गैसेज जो एक्सचेंज है वो हो ही नहीं पाएगा, तो एल्वेलाई की बीमारी ही पड़ती है क्या, निमोनिया। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि कॉमन कोल्ड के बारे में बात करें तो कॉमन कोल्ड लंग्स की बीमारी नहीं है, कॉमन कोल्ड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बीमारी है, ठीक है, लाइक नोज की बीमारी है, ठीक है। तो हम कॉमन कोल्ड यानी कि जुकाम को लंग्स की बीमारी नहीं मानते हैं, ठीक है। ये चैप्टर इसी के साथ समाप्त होता है। वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इतनी फास्ट रैपिड रिवीजन और एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना, ये सारा मैं आपके लिए लेके आया हूँ और बहुत ही अच्छा वीडियो है। एक बार आप पूरा डिटेल में सुनेंगे तो बस आप मात्र 24 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज करके जा रहे हो, ठीक है।